स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। पहली बार भागवत गीता में स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर कर्म का वर्णन किया गया है। कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म के बारे में याद दिला रहे हैं कि धर्म में युद्ध में क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। यहाँ पर वर्ण विभाजन को समझ लेना जरूरी है। वर्ण विभाजन को लेकर समाज में पिछले 500 वर्षों में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल गई हैं या फैला दी गई हैं और उसे स्पष्ट कर लेना नितांत जरूरी है। यह भ्रांतियाँ फैल गई हैं या फैलाई गई हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सत्य क्या है यह जान लेना जरूरी है, क्योंकि भ्रांतियाँ हजारों लाखों प्रकार की हो सकती हैं, पर सत्य एक ही हो सकता है। जिन्होंने भी व्यक्ति को समझने का प्रयास किया है वो जानते हैं दो व्यक्ति एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं, पर जिन्होंने भी व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जो समाज में व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने व्यक्तियों को एक जैसा बनाने का प्रयास किया है। कार्ल गुस्ताव जंग, सिगमंड फ्रायड को आप कभी यह नहीं समझा पाएंगे कि दो व्यक्ति एक जैसे होते हैं। उन्होंने हजारों लोगों के साथ अपने परीक्षण के आधार पर यह अनुभव किया कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। सिगमंड फ्रायड वही कहता है जहां भारतीय ज्ञानधारा इशारा करती है। वो कहता है, इंडिविजुअल्स डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। साथ ही वो कहता है, दीज डिफरेंसेस स्टेम फ्रॉम बोथ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। कार्ल गुस्ताव जंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्य के विभाजन के 4 आधार रखे। उसने थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग और इंट्यूशन, विचार, अनुभूति, संवेदना और अंतर्ज्ञान के आधार पर मानव व्यक्तित्व को समझने और समझाने का प्रयास किया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहता है। समूह का नियंत्रण करने के लिए कोई नियम, कोई समानता के आधार तय किए जाने चाहिए, परंतु मनुष्य अपने केंद्र में ही समान नहीं है, पर समूह के रूप में उसको नियंत्रित रखने के लिए कोई समान आधार, कोई नियम, कोई कानून बनाना जरूरी है। इस प्रकार के नियम और कानून की आधारशिला पश्चिमी जगत ने 10 कमांडमेंट्स के रूप में, बाइबल, कुरान के रूप में करी, पर इन नियम, कानूनों या धर्मों ने मनुष्यों का खूब रक्त बहाया, क्योंकि वो सभी को एक तराजू में तोलने का प्रयास करते रहे हैं। फिर सैकड़ों वर्षों से क्रूसेड हुए, रक्तपात हुए और मनुष्य को मनोवैज्ञानिक रूप से कार्ल जुंग और सिगमंड फ्रायड ने समझने का प्रयास किया, तो उन्हें व्यक्ति और समाज के मध्य के असंतुलन को समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और समाज एक जैसा होना चाहिए।
फ्रायड ने मनोविज्ञान के आधार पर समाजवाद और साम्यवाद को नकार दिया था। उन्होंने कहा कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जितना मैं मनुष्य के मन को जानता हूं, उतना ही मैं कहता हूं कि मनुष्य असमान है। इन इक्वालिटी इज द फैक्ट। इक्वालिटी सिर्फ एक झूठी कहानी है, पुराण कथा है, समानता है नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति बुनियाद में बहुत भिन्न है। कार्ल जुंग और फ्रायड कार्ल मार्क्स का विरोध करेंगे। साम्यवादियों और मनोवैज्ञानिकों में मतभेद होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की बात करता है, दूसरा समाज की बात करता है। कार्ल जुंग फ्रायड व्यक्ति की बात करते हैं, कृष्ण व्यक्ति की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स और नेता समाज की बात करते हैं। व्यक्ति की अहिर्निश खोज है स्वतंत्रता की, और समाज का प्रयास है नियंत्रण का। जितना रक्तपात क्रूसेड से नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक रक्त साम्यवादियों ने बहा दिया है। लेनिन, स्टालिन, माओ ने लाखों लोगों का कत्ल किया और बहुत कम समय में कर दिया। क्रूसेड को 400 साल लगे, इन्होंने 50-70 वर्षों में कर दिया, क्योंकि मनुष्य समान नहीं हो पा रहे थे। फिर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के माध्यम से पूंजीवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया। इसी स्वतंत्रता की आड़ में प्रकृति के नियमों के विरुद्ध वोक संस्कृति का भी उदय हो रहा है। अब समाज और व्यक्ति के मध्य संतुलन के लिए कॉर्पोरेट संस्कृति ने भी मनुष्य को प्रकारों में विभाजित करने का प्रयास किया है। मेयर ब्रिग्स का MBTI, गॉर्डन ऑलपोर्ट और रेमंड केटल का बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रैट्स, विलियम मार्स्टन का डिस्क पर्सनैलिटी ट्रैट्स, ऑस्कर इचाजो का एनेग्राम ऑफ पर्सनैलिटी, कार्ल जुंग के साइकोलॉजिकल टाइप जैसे कई प्रयोग किए गए। पर इस प्रकार का सबसे बड़ा प्रयोग भारतीय वर्ण व्यवस्था में करी गई थी, जिसे हम वापिक सिद्धांत कहेंगे, और उसी वापिक सिद्धांत पर आधारित थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिकल्पना। इस वापिक सिद्धांत की तरफ आयुर्वेद के डॉक्टर विनायक ओझा ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है, भारतीय ज्ञान धारा के सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण 5 महाभूतों से हुआ है। यह 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि हैं। इन 5 महाभूतों के संगम से मानव का निर्माण हुआ, और इन 5 महाभूतों के मिलने के पश्चात 3 शारीरिक और 3 मानसिक दोष उत्पन्न हुए। शारीरिक दोष को आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया, और मानसिक दोष को सत, तम और रज के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी वात, पित्त और कफ के प्रथम अक्षरों को लेकर वापिक सिद्धांत का निर्माण हुआ। वात प्रधान व्यक्ति अपने मन में जीते हैं, जैसे कार्ल जुंग के इंट्रोवर्ट होते हैं। इन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। ब्राह्मण वो है जिसका जीवन ज्ञान की खोज के लिए समर्पित हो, उसके लिए सत्य का अन्वेषण ही जीवन का उद्देश्य है। प्रेम, धन, पद उसके लिए गौण है, बस एक ही उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना। आइंस्टीन, लुई पाश्चर, मैडम क्यूरी अपने ज्ञान के समर्पण में ब्राह्मण ही हैं। क्षत्रिय वो व्यक्ति हैं जो शक्ति के उपासक हैं। उनकी जीवन ऊर्जा शक्ति और सामर्थ्य की ओर आकर्षित होती है। जैसे नीत्शे ने अपनी किताब विल टू पावर में लिखा, शक्ति की खोज उसके लिए सबसे बड़ा संगीत है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि वह क्षत्रिय है, और उसके लिए तलवार की चमक ही आत्मा का संगीत है। पुतिन, मोदी, हिटलर आदि मौलिक रूप से क्षत्रिय ही हैं। ये पित्त प्रधान व्यक्ति हैं। वैश्य वह है जिसके लिए धन ही जीवन का केंद्र है। धन उसके लिए महिमा, शक्ति और उद्देश्य सब कुछ है।
उसके लिए भगवान भी लक्ष्मी नारायण के रूप में होते हैं। टाटा, रॉकफेलर, अडानी, अंबानी जैसे व्यापारी अपने वर्ग में श्रेष्ठ हैं। वो कफ प्रकृति के हैं। शूद्र वह है जिसके लिए सेवा सबसे बड़ी पूर्ति है। सेवा और समर्पण ही उसके जीवन का केंद्र है। शूद्र शब्द को पश्चिमी ज्ञानधारा ने बहुत लांछित किया है, पर जितने डॉक्टर, नौकरी पेशा, एनजीओ वाले शूद्र की श्रेणी में ही आएंगे। समाज को एकजुट रखने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। आज पुनः इस पर अधिक वैज्ञानिक तरीके से मंथन की जरूरत है और वापिक सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति के अनुसार उसके वर्ण का निर्णय करती थी। आज भारतीय ज्ञानधारा में आयुर्वेद मनुष्य की प्रकृति के निर्धारण में बहुत सहायक हो सकती है। इस पर पुनः शोध की जरूरत है और इसे अधिक वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। वापिक सिद्धांत का प्रयोग बच्चों के लालन पालन, आजीविका का निर्णय करने, समाज को नियंत्रित करने, कॉरपोरेट में मैनेजमेंट आदि में बेहतरीन तरीके से वापिक सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। कृष्ण का मानना था कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। वह अपने स्वधर्म के माध्यम से ही सत्य को पा सकता है। वर्ण जन्म से तय नहीं होता। यह व्यक्ति की प्रकृति और झुकाव पर आधारित था, परंतु बाद में यह व्यवस्था जन्म आधारित बन गई, जिससे इसका वैज्ञानिक आधार समाप्त हो गया और यह शोषण का आधार बन गया। अर्जुन क्षत्रिय है और उसका स्वधर्म समाज में व्यवस्था स्थापित करना है। इन चार वर्गों में समाज को विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू में एक बहुत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रयोग थी। इसका उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपनी मौलिक प्रवृत्ति, अपनी जीवन की गहरी वासना को पहचान सके, क्योंकि इंसान अपनी उसी वासना के माध्यम से यात्रा करके अंततः निर्वासना तक पहुंच सकता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वह क्षत्रिय है। वे उसे स्पष्ट करते हैं, चाहे बाकी सभी चीजें छोड़ भी दो, लेकिन तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सही है। तुम्हारा सारा व्यक्तित्व एक योद्धा का है। तुम किताब लेके बैठ जाओगे तो वह किताब तुम्हारे प्राणों तक नहीं पहुंचेगी। सेवा का प्रयास करोगे तो शरीर से सेवा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसमें जुड़ नहीं पाएगी। धन कमाने की कोशिश करोगे तो रुपए इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए अर्थहीन होंगे। और याद रखना, मूल्य धन में नहीं है, मूल्य व्यक्ति के वर्ण में है। यदि वैश्य के हाथ में धन हो तो उसमें मूल्य होता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही उसे धन का उपयोग सृजनात्मक रूप से करने में सक्षम बनाता है। एक वैश्य धन को और अधिक धन में परिवर्तित करने में सक्षम है, लेकिन क्षत्रिय के लिए धन का मूल्य केवल इतना ही है कि उससे वह तलवार खरीद सके। उसके लिए धन का आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, केवल बाहरी उपयोग होता है, एक्सटर्नल यूटिलिटी होती है। वो धन से अधिक धन का सृजन करने के बजाय उससे युद्ध के सामान खरीदने को प्राथमिकता देगा, नियंत्रण करने के सामान को खरीदने की प्राथमिकता देगा, व्यवस्था बनाने को प्राथमिकता देगा। ब्राह्मण के लिए भी धन का कोई अर्थ नहीं होता। वह उसे महत्वहीन समझता है, जैसे मट्टी का ठीकरा। अल्बर्ट आइंस्टीन नोटों से भरी तिजोरी का क्या करेगा? वो तो नहाते धोते, खाना खाते सृष्टि पर विचार करता मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण सदैव धन को तुच्छ मानते रहे हैं, लेकिन वैश्य को यह बात कभी समझ नहीं आती, क्योंकि उसके लिए धन ही सब कुछ है। इतिहास में अब तक जितनी व्यवस्थाएं बनी हैं, वे गहरे में वर्ण व्यवस्था के ही अलग अलग रूपांतरण रही हैं।
हालांकि अब तक ब्राह्मण के नेतृत्व की कोई व्यवस्था नहीं बन सकी है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है। आज पश्चिम में जब मेरिटोक्रेसी, गुण आधारित शासन की बात की जा रही है, तो संभव है कि वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग राजनीति का स्थान ले लें। आने वाले समय में वैज्ञानिक इतने प्रभावशाली होंगे कि राजनीतिज्ञों को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। आज भी बड़े युद्धों का परिणाम वैज्ञानिकों की तकनीक पर निर्भर करता है।